कंटेंट पे जाना चाहता हूँ, जैसे छत्तीसगढ़ में जनजातियों की साक्षरता कितनी है ना। मान लीजिए मैं बात करता हूँ कि मान लो एसटी का जो साक्षरता है छत्तीसगढ़ में कितना है, तो एसटी का जो साक्षरता है छत्तीसगढ़ में मैं 59.1% है। कितना? छत्तीसगढ़ में कुल जो साक्षरता है, ये सरकारी किताब का आंकड़ा है, ठीक है। 59.1%, 59.1% इतना साक्षरता छत्तीसगढ़ में जनजातियों का है। अभी तो हमने जनजाति का देखा, लेकिन अब हमको देखना है मेल और फीमेल का देखना है। किसका? मेल और फीमेल का। तो मेल का जो साक्षरता है वो 60 कहना चाहिए कि ये 59.1 हो गया। मेल का है 69 और फीमेल का 48%। तो इसके दो कंटेंट में आप एक मेल में तोड़ना, एक फीमेल में तोड़ना। मेल का आपको जो मैं साक्षरता आपको बता रहा हूँ, जनजाति में टोटल आदिवासी महिलाओं का साक्षरता कितना प्रतिशत है? 69.7% है। कितना है? 69.7% है। ये तो मेल का हो गया। लमसम में 70% आदिवासी जो पुरुष वर्ग है, पुरुष वर्ग जो है 69.7% या 70% पुरुष वर्ग जो है शिक्षित है, साक्षर है, मतलब साक्षर है, साक्षरता है। टोटल आदिवासी की साक्षरता अगर बोले तो 59% होगा, टोटल आदिवासी, कुल आदिवासी का। फीमेल में अगर पूछे तो आपको क्या करना है? 48.8% साक्षरता आपको बताना है। किसका? फीमेल का। ये मेल का हो गया, ये फीमेल का हो गया, ठीक है। और ये तो हो गया, कहना चाहिए कि टोटल जनजातियों का साक्षरता, जिसमें महिलाओं का ये 48.8 है और पुरुषों का 69.7 है। मतलब जनजाति लोग 59% शिक्षित हैं, 59.1 है, 59 बोल दो, कोई दिक्कत नहीं है। अब मेल में एम मतलब मेल मतलब पुरुष जो है 69.7%, फीमेल लोग 48%, 48.8 है। तो ये तो हम लोग उसको कैटेगराइज कर दिए मेल और फीमेल में। लेकिन पूछा जाए कि छत्तीसगढ़ में सबसे ज़्यादा जनजाति, वह जनजाति जो शिक्षित है, वो कौन होगा? छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक जो है साक्षर जनजाति, ठीक है, सर्वाधिक साक्षर जनजाति है। तो पहले नंबर पे कौन है अभी वर्तमान में ना? हलबा जनजाति। कौन है? पहले नंबर पे हलबा है। और इनका जो प्रतिशत है वो है हलबा का 76.2% है। कितना है? इतना जो है साक्षर है पहले नंबर पे। जबकि दूसरे नंबर पे है आपका प्रधान। पहले नंबर पे सबसे शिक्षित है हलबा, दूसरे नंबर पे कौन है? तो दूसरे पे प्रधान है। ये है 70.7% साक्षर हैं। कितना? 70.7% साक्षर हैं। अब हमने क्या किया? हमने शिक्षित में देखा तो सबसे ज़्यादा शिक्षित कौन? हलबा। दूसरे स्थान पे हमने देखा किसको? तो प्रधान को देखा। हलबा 76 के साथ सबसे टॉप में, प्रधान 70.7 के साथ दूसरे नंबर पे। लेकिन सबसे कम शिक्षित कौन है भैया? ये भी तो बात आता है ना। तो सबसे कम को मेरे दिमाग में एग्जैक्ट तो अभी याद नहीं आ रहा है, लेकिन मैं सौता ही याद दिमाग में आ रहा है, लेकिन उसको मैं चेक करके बताऊंगा, ठीक है। सबसे साक्षर बता दिया, ठीक है। और याद अभी थोड़ा भूल गया हूँ मैं। तो ये हम लोगों का कहना चाहिए कि साक्षरता में सबसे टॉप में जो है हलबा है 76.2% और दूसरे में प्रधान है, ठीक है। अब हम एक चीज़ और देखते हैं यहाँ पे कि एक म्यूजियम है, नृजाति है या एंथ्रोपोलॉजी म्यूजियम। तो नृजाति जो म्यूजियम है वो जगदलपुर के धर्मपुरा में है। कहाँ पे है? जगदलपुर के धर्मपुरा में है ना। तो नृजातीय म्यूजियम, ये बेसिक अभी मैं बता रहा हूँ जो कि पूरे पेपर में आए हैं अब और उधर पूरे पेपर में आएंगे ही, ठीक है। तो मैं उसका कहना चाहिए कि आपको बेसिक बता रहा हूँ, ठीक है। तो ये नृजातीय म्यूजियम हो गया जो कि कहाँ है? जगदलपुर में। कहाँ? जगदलपुर में, जगदलपुर में है। और एक स्थान है वहाँ पे धर्मपुरा। कहाँ है स्थान? धर्मपुरा। कब बना था नृजातीय म्यूजियम? 1972।
1972 में निर्जाति म्यूजियम बना था, जो कि धर्मपुरा में है। और ये कहना चाहिए कि निर्जाति म्यूजियम है, वहाँ पे उस जगह पे जनजातियों से संबंधित जितने भी एक शोध होता है, या कहना चाहिए कि जो हमको कुछ ऐसा चीज़ मिलता है जिसको सांस्कृतिक या कला के महत्व को समझते हुए उसको अगर संरक्षण देना है, तो हम उसको क्या करेंगे, वहाँ पे रख देते हैं। ठीक। दूसरा, अब हम लोगों को कुछ ऐसे पॉइंट्स देखना है जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं और वो एग्ज़ाम में पूछा भी जाता है ना। तो अब वो भैया इम्पोर्टेंट क्या पॉइंट हो सकता है, तो चलो अब हम लोग कुछ उस इम्पोर्टेंट पॉइंट को यहाँ पे थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। लेकिन याद रखिएगा, जो जो मैंने पॉइंट बताया वो सबको नोट कर लेना। नोट करने के बाद स्क्रीनशॉट मारने के बाद में आप उसको सेव कर लेना। और किताब में, कॉपी में अगर आप नोट करते हो तो वो हमेशा काम आएगा, क्योंकि किताब जो है बहुत सरल पड़ेगा आपको याद करने के लिए। खोजोगे यूट्यूब में तो उस समय क्या है, डाटा है कि नहीं आपके पास, इसीलिए मेरे पूरे मेहनत को जो मैंने आप लोगों को जो टारगेट लिया है कि मैं जो है अभी पहल एकेडमी से 60 बच्चों का सिलेक्शन विभिन्न छोटे मोटे सरकारी नौकरी में हुआ है, और मेरी टीम का जो टारगेट है कि कम से कम 500 बच्चे या 1000 बच्चे टारगेट है, मिनिमम 500 बच्चों को मुझे इनको सेलेक्ट कराना है कैसे भी करके, चाहे मैं उसके लिए टीचर हायर करूं या मैं खुद कहना चाहिए कि अपना मेहनत से प्रयास करूं। देखो आप लोगों को पता है ऑलरेडी मैं सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय हूं, मुझे जितना समय मिलता है उसी में मैं आप लोगों को अभी फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन देता हूं, तो जैसा समय मिलता है मैं उसके हिसाब से करूंगा। 60 बच्चे मेरे एकेडमी से सेलेक्ट हो चुके हैं और उसको मुझे 500 मिनिमम 500 में से ले जाना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अब कुछ बोलियों के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, तो जो जनजाति है उनकी जो बोलियां हैं उसके बारे में हम बात करेंगे कि भाई वो क्या क्या बोलियां बोलते हैं और क्या क्या उस क्षेत्र में वो बोली प्रसिद्ध है या वो बोलियां जो है चलता है या वो बोली प्रचलन में है। ठीक है, हम उस चीज़ को अब नोटिस करेंगे। अब सबसे पहले अपन क्या करेंगे, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि बस्तर में क्या क्या बोली बोला जाता है। कहाँ पे, तो बस्तर में क्या क्या बोली बोला जाता है, हमको सबसे पहले उस चीज़ को देखना है। आप लोगों को पता है कि बस्तर जो है जनजातियों की क्या है, भूमि है, अर्थात वहाँ विभिन्न प्रकार के जनजाति जो समुदाय है वो निवास करता है। ठीक, तो आपको क्या करना है, उन सभी जनजातियों की बोली को याद करना है जो उस जगह पे बोली जाती है और वो जनजाति उस जगह पे निवास की जाती है। सामान्यतः बस्तर में हर प्रकार की जनजाति पाई जाती है, परंतु उसकी बोलियों से प्रश्न आने लगा है काफ़ी समय से। विभिन्न प्रकार के पटवारी, हॉस्टल वार्डन और व्यापम और पीएससी में पूछा गया है, हॉस्टल अधीक्षक में पूछा गया है, तो मैं उस बोलियों पे थोड़ा फोकस आपको कराना चाहता हूँ। हालांकि ये सारा कंटेंट किताब में मिल जाएगा, कुछ कुछ मिलेगा, हर चीज़ नहीं मिलेगा। जैसे अरुणाचल प्रदेश में बुद्ध की पूजा करने वाली जनजाति पाई जाती है, उत्तराखंड में ये सब नहीं मिलेगा आपको। लेकिन क्या है, जो चीज़ें हैं उस चीज़ को मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। ठीक, तो बोलियों पे अगर हम बात करते हैं तो बस्तर में क्या क्या बोली बोली जाती हैं, जैसे कि एक तो गोंडी हो गया, क्योंकि गोंड लोग वहाँ पे रहते हैं, गोंडी बोलते हैं। ठीक, दूसरा सुकमा नीचे से लगा है, सुकमा नीचे में सबसे मतलब नीचे में दक्षिण हिस्से के अंतिम छोर पे है समझ लो, तो सुकमा में क्या बोला जाता है, तो दोरली। ठीक है, और दोरली के अलावा क्या है, वहाँ पे हल्बा जनजाति पाया जाता है, तो हल्बी भी बोलते हैं। और भतरा भी हैं जो भृत्य का कार्य करते हैं, है ना, तो वो उन लोग भी कभी उड़ीसा से आकर के, उड़ीसा लगा हुआ है वहाँ से बस गए हैं वहाँ पे, तो भतरा लोग क्या करेंगे, भतरी बोलेंगे। सुकमा से जो रहने वाली जनजाति है वो दोरली बोलेंगे, दोरला लोग। और गोंडी जो है हर बस्तर में हर जगह पे पाया जाता है, सर्वाधिक तो वैसे भी गोंड पाए जाते हैं पूरे राज्य में, और भारत में दूसरे नंबर पे है। ठीक है, भील भारत में सबसे ज़्यादा पाया जाता है, दूसरे नंबर पे भारत में सबसे ज़्यादा पाए वाली जनजाति जो है गोंड है। ठीक है, लेकिन छत्तीसगढ़ में सबसे ज़्यादा जो है पाया जाता है वो कौन है, गोंड है, तो गोंडी बोले जाएगा। सुकमा के कारण में दोरला पाया जाता है तो दोरली बोलेंगे। हलबा पाया जाता है, हलबा वहीं से आए थे, मैं बताऊंगा, हलबा विद्रोह वगैरह पढ़ेंगे अपन, तो हल्बी भी बोलेंगे। भतरा भी वहाँ रहते हैं, उड़ीसा से भाग के आए तो भतरी बोलेंगे। ठीक है, पारधी भी बोलेंगे, शिकार उकार करने वाली जनजाति पारधी लोग पारधी बोलते हैं। गदबा भी जनजाति है, ये भी उड़ीसा से ही मतलब संपर्क है इसका, उसका संबंध है उड़ीसा से, तो गदबा भी जनजाति है, गदबा बोली बोलते हैं। और जो माड़िया जनजाति है वो माड़िया बोली यहाँ पे बोलते हैं। तो बस्तर में अपन क्या क्या देखते हैं, तो सबसे पहले तो बस्तर में गोंड लोग रहते हैं, तो गोंडी बोली। ठीक,
दूसरा आपको ध्यान देना है कि बस्तर में गोंडी के अलावा और क्या बोला जाता है, गोंडी के अलावा सुकमा, सुकमा में दोरली लोग रहते हैं, दोरला लोग रहते हैं, तो दोरली बोलेंगे। क्या बोलेंगे? दोरली बोलेंगे। गोंडी, दोरली और हलबा रहते हैं, हलबा रहते हैं ना, तो क्या बोलेंगे? हलबी, हलबी बोलेंगे। भतरा रहते हैं, तो भतरा लोग क्या बोलेंगे? तो भतरी बोलेंगे, भतरी बोलेंगे। गोंडी, गोंड लोग रहते हैं तो गोंडी, दोरला लोग दोरली। दोरली कहाँ बोला जाता है? सुकमा में बोला जाता है। कहाँ? सुकमा। हलबा में, हलबा लोग हलबी बोलेंगे, भतरा लोग भतरी बोलेंगे। और हाँ, पारधी जनजाति है जो शिकार अगर करती है तो उन लोग क्या करेंगे? पारधी बोली बोलते हैं, ठीक है। और पारधी बोली के अलावा और क्या बोली हो सकता है? हाँ, उड़ीसा से संबंध रखने वाली गदबा लोग गदबा बोली बोलते हैं, गदबा। और वहाँ माड़िया जनजाति पाया जाता है तो उन लोग अपनी विशिष्ट जो है माड़िया बोली बोलते हैं, ठीक है। ये सब बस्तर की बोलियां हैं। बोलेगा निम्न में से बस्तर की बोली कौन सी नहीं है? मान लो गोली, गोंडी, हल्बी, पारधी, माड़िया, दोरली, भतरी, गदबा, ये सब दे दिया और उसमें डाल दिया साथ में मान लो कि असमिया डाल दिया या कुछ और भी डाल दिया, या आप कुछ और भी बोले तो आप उससे एलिमिनेट कर लेना, ठीक है। तो ये बस्तर की क्या होगी? बोलियां हो गई। अब आपको क्या बताना है कि बस्तर में अगर मुख्य संपर्क भाषा अगर बोला जाए तो आप कैसा करोगे? वहाँ की जनजातियों का जो स्पेशल जो लैंग्वेज है ना, तो बस्तर में जो मुख्य संपर्क भाषा है, बस्तर का जो मुख्य संपर्क भाषा है, मुख्य संपर्क भाषा, बस्तर का मुख्य संपर्क भाषा अगर बोला जाए आपको, ठीक है, आप उसको फिर क्या बोलेंगे भाई? बस्तर में मुख्य संपर्क भाषा क्या हो सकता है? तो मुख्य संपर्क भाषा जो है वहाँ पे सबसे पहले स्थान पे आता है क्या? बस्तर में हल्बी। मुख्य संपर्क भाषा बस्तर में क्या आता है? हल्बी आता है। लेकिन वहाँ पे भी क्या है, बस्तर में जसपुर के अलावा बस्तर क्षेत्र में उरांव पाया जाता है, तो उरांव लोग क्या करते हैं? उरांव लोग कुड़ुख बोलते हैं, उरांव लोग कुड़ुख बोलते हैं। लेकिन मुख्य संपर्क भाषा में पहले स्थान पे आता है हल्बी। उरांव लोग वहाँ पे भी कुड़ुख बोलते हैं, ठीक है। और हाँ, कोंध जो जनजाति है, कोंध, ये कुई बोलती है, कुई, इसकी बोली का ही नाम है कुई, ठीक है। और जसपुर में जो जनजाति पाई जाती है ना, जसपुर में जनजाति जो भी जनजाति पाई जाती है, मुख्यतः वहाँ जसपुर क्षेत्र में सदरी बोली या सादरी भी बोलते हैं, लेकिन हम सदरी लिखेंगे क्योंकि ये ज़्यादा ऑथेंटिक है। सदरी बोली बोलते हैं। तो बोलियां बस्तर में गोंडी, हल्बी, पारधी, माड़िया, दोरली, दोरली सुकमा में भतरी, गदबा। फिर बस्तर में मुख्य संपर्क भाषा हल्बी पहले पे, उरांव लोग भी वहाँ कुड़ुक बोलते हैं, कोंध लोग कोई बोलते हैं, और जसपुर क्षेत्र में चौथे नंबर पे सदरी बोली का प्रयोग इन लोग करते हैं, ठीक है। तो अब हमको क्या करना है, आप यह दिमाग में रखिए कि इससे प्रश्न आपके आएंगे। एक छोटा सा ओवरव्यू मैं करा देता हूँ। जो ट्राइब है उसका सबसे पहला जो जानकारी है, सबसे पहला जो इसका चर्चा हुआ अगर किसी शास्त्र में, तो कौटिल्य या चाणक्य के अर्थशास्त्र में हुआ, और आटविक जनजाति के बारे में बात हुआ। आटविक जनजातियों को सबसे जुझारू जनजाति कहा, और कहा कि ये सेवा कार्य में राजा राठी के सहयोग में अपना योगदान देते थे, सेना उना बन करके जंगल वाले क्षेत्र में। और जो अरण्यक है, जो पूरी तरह से जंगल में ही रहते थे, वो सामान्य जनजाति की तरह काम करते थे। और कहना चाहिए कि ये जो है अपना सामान्य जनजाति के क्षेत्र श्रेणी में अरण्यक लोग आते हैं, जो जंगल में वंचर की तरह निवास करते हैं। दूसरा, 2011 में भारत में 10.42 करोड़ जनसंख्या था इनका, जो कि कुल प्रतिशत जो है उस 121 करोड़ का 8.61% है, या 8.61 है भारत के क्षेत्र में संदर्भ में। छत्तीसगढ़ के संदर्भ में जब बात की जाए तो 78,22,902 इनका टोटल जो है
कहना चाहिए कि जनसंख्या है, और ये 30.60 या 30.61 भी बोलते हैं, 62 भी बोलते हैं, उतना प्रतिशत इनका है। हालांकि आरक्षण 32% है, वो अलग बात है। फिर उसके बाद में जब बात आती है हमारा एससी समुदाय का, तो 32,74,269 इनका है। आप खाली 32 लाख को याद रख लेना अगर इतना याद ना हो तो, लेकिन ये 2 डाटा लमसम में आपको रटना पड़ेगा ही भाई, पेपर में इसको पूछा है, ठीक है। ये 12.82% इनका है छत्तीसगढ़ में, और कहना चाहिए छत्तीसगढ़ में आरक्षण इनका 13% है। अनुच्छेद 342 में चर्चा है 42 प्रकार की जनजाति पाई जाती है, और 161 उपजातियों में छत्तीसगढ़ में ये बटे हुए हैं, जो जिसका लिस्टिंग है मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम में इसका लिस्ट को प्रोवाइड किया गया है। सूची या लिस्टिंग किसमें? मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम में सूची प्रोवाइड की गई है। एसटी की लिस्टिंग में सबसे पहले नंबर पे अगरिया है, दूसरे में आंध या कोंद है ना, और सबसे अंतिम में सोर है, जो कि मध्य प्रदेश की मूल जनजाति है। और 25वें नंबर पे महाराष्ट्र के कोलम जनजाति का चर्चा है, वो भी कुछ हिस्सा में छत्तीसगढ़ में रहते हैं। वह जनजाति जो बुद्ध की पूजा करते हैं, बुद्ध को भगवान समझते हैं, वो उत्तराखंड और अरुणाचल प्रदेश में पाया जाता है। राज्य में जनजाति अनुसंधान केंद्र रायपुर में है, तथा अधिकांश जो है किस प्रकार की जनजाति छत्तीसगढ़ में पाई जाती है, तो वो प्रोटो ऑस्ट्रेलाइट है, जो कि ऑस्ट्रेलिया की जनजाति है, या ऑस्ट्रेलिया इनमें इनके पूर्वज जो है वहाँ से आकर के छत्तीसगढ़ में बस गए हैं। आदिवासियों की भूमि या एसटी की भूमि या जनजातियों की भूमि या वंचरों की भूमि जो है बस्तर को कहते हैं। एसटी जो समूह है छत्तीसगढ़ में सबसे ज़्यादा गोंड है, और उसकी उपजाति है जिसको 42,98,404 जो कि मैं पहले ही बता चुका हूँ, और बैगा जो है 79,744, या खाली इतना आप 89 बस याद रख लेना, 1000 में 89,000। और एसटी की जो साक्षरता है छत्तीसगढ़ में वो कितना प्रतिशत है ना, ये तो मैं टोटल परसेंटेज आपको बता दें। गोंड का 56.7%, ये तो पॉपुलेशन वाइज है। फिर साक्षरता में अगर बात करें तो 59.1% साक्षरता है, ठीक। मेल और फीमेल में जब हम इनको बांटे तो मेल का जो है 69.7%, फीमेल का 48.8%, इतना साक्षरता दो भाग में बांटा है, 69 मेल का और 48 फीमेल का। साक्षरता में सबसे ज़्यादा साक्षर जनजाति वर्तमान में, उरांव मत लेना, ठीक है, अभी के संदर्भ में आपको लेना है हलबा, जो कि 76.2 है, और अगर हलबा ना रहे विकल्प में तब आप जाके उरांव आप ले सकते हैं। उरांव पुराना डाटा है, ये लेटेस्ट डाटा है, ठीक है। प्रधान जो है दूसरे नंबर पे है 70.7%, और सबसे कम जो साक्षर जनजाति सौता वगैरह याद आ रहा है वो मैं चेक करके बताऊंगा आपको, ठीक है। अभी मेरे दिमाग में एग्जैक्ट दिमाग में वो चीज़ क्लिक नहीं कर रहा है, क्योंकि मैं उसको रिवीजन नहीं कर पाया हूँ। आपको पता है कि आपको पढ़ाने के लिए मुझे बहुत मेहनत करना पड़ता है, रटना पड़ता है, बैठाना पड़ता है, तब याद होता है, तब जाके पढ़ा पाओ। ऊपर से 10 से 12 घंटे तो पूरा प्रशासनिक सेवा में, अब सरकारी सेवा में अपना समय देना पड़ता है, प्रशासन पे देना पड़ता है हमको अपना, तो वहाँ पे रेल जो है हमारा रेलवे पूरा एक बड़ा हिस्सा उधर देते हैं, क्योंकि उससे हमारा जीविका चलता है। दूसरी बात, जो नृजाति या एंथ्रोपोलॉजी जो म्यूजियम है वो धर्मपुरम में है, जो कि जगदलपुर में है। 1972 में ये स्थापित हुआ था। और आपको याद रखना है कि बोलियां जो है बस्तर में गोंडी, हल्बी, बारधी, माड़िया, दोरली जो कि सुकमा में, भतरी और गदबच बस्तर क्षेत्र में बोला जाता है। मुख्य संपर्क भाषा अगर पूछे इन सब विकल्प में तो सबसे पहले हल्बी लेना। हल्बी के अलावा अन्य भी वहाँ की संपर्क भाषा है, ठीक है। हल्बी के अलावा गोड़ी भी आप मान सकते हो, लेकिन मुख्यतः हल्बी को माना जाता है। उरांव कुड़ुख बोलते हैं, कोंध लोग कुई बोलते हैं, जसपुर में सादरी बोली बोला जाता है। माय डियर फ्रेंड्स, मेरे दोस्तों, मेरे भाई बहनों, अभी आपको जनजाति की सेकंड लेक्चर में मैं चालू करूँगा इसके बारे में स्टेप टू स्टेप क्लास लेना। और आपको जैसे मैं बेसिक ओवरव्यू आपको ट्राइब्स का बताया हूँ, ठीक वैसा ही बेसिक ओवरव्यू मैं आपको स्पेशल प्रिमिटिव्स जो जनजाति है, या कहना चाहिए कि PTG है, ठीक है, प्रिमिटिव ट्राइब ग्रुप्स, PTG, भारत में 75 जनजाति समूह को PTG में रखा गया है, मैं बताऊंगा उसके बारे में। तो फिर इसके बाद विशेष पिछड़ी जनजाति की क्लास अपन थोड़ा सा ओवरव्यू करेंगे इसी के जैसा। फिर जब वो ओवरव्यू हो जाएगा तो अपन क्या करेंगे, एक एक कंटेंट को डील करेंगे। दूसरी बात, मैं इतना मेहनत करता हूँ, मैं इतना चाहता हूँ आप लोगों से कि किसी कंटेंट को पढ़ाता हूँ तो उस कंटेंट को हर उस व्यक्ति तक पहुँचा दो जिसको एजुकेशन की ज़रूरत है, क्योंकि इसमें मेहनत लगता है, चिल्ला के बोलना पड़ता है, समझ के बोलना पड़ता है, मेहनत करना पड़ता है, रटना पड़ता है, पढ़ना पड़ता है, तब पढ़ाने के सक्षम
हम हो पाते हैं, ठीक है। तो पढ़ाने के लिए पढ़ना पड़ता है, ठीक है। तो उस मेहनत का सम्मान करते हुए, गुरु का सम्मान करते हुए आप क्या करो, सबसे पहले इस कंटेंट को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाओ। और कैसे पहुँचाओगे? आप अपने व्हाट्सएप के ग्रुप में भेज दो, फेसबुक में शेयर कर दो, या सबसे अच्छा माध्यम है, जो मेरे 15 से 20 स्टूडेंट मुझे बहुत ज़्यादा जो मेरे रिस्पेक्ट करते हैं, वो क्या करते हैं, अपने स्टेटस में लगा लेते हैं। ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो आप उसको स्टेटस में डेली लगाइए, ताकि हर दिन मेरा एक लेक्चर अगर आ रहा है तो आप लोगों तक सही समय पे वो डिलीवर हो सके। दूसरी बात, 3 क्लासेस की सीरीज़ चल रही है छत्तीसगढ़ का आर्थिक सर्वेक्षण, जिसको पूरे अपने 7-8 साल के टीचिंग अनुभव के आधार पे मैंने बनाया है। इंडियन हिस्ट्री चल रहा है, जिसको मैंने जितने भी सिलेक्शन लिए हैं, जितने भी पेपर मैंने CBT 1 CBT 2 4 बार PSC मेंस हो गया, फिर उसके बाद IBPS हो गया, और उसके बाद में ग्रुप डी भी मैंने 2 बार निकाला है, एग्ज़ाम दिया है। हालांकि भी एक अच्छे ग्रेड 1 के पोस्ट में आ गया हूँ मैं रेलवे में, इसलिए मैं छोटे पोस्ट को कहना चाहिए अब नहीं देता हूँ, ठीक है। छोटे पोस्ट नहीं देता हूँ, सिर्फ PSC देता हूँ। और अभी वर्तमान में इकोनॉमिक सर्वे की बुक मैं आप लोगों के लिए डिज़ाइन कर रहा हूँ, और कहना चाहिए कि MA में इकोनॉमिक्स है मेरा, और भारतीय इतिहास में MA है मेरा, और ग्रामीण विकास में मेरा MA इग्नू से चल रहा है। और ये सारी चीज़ों को मैं उसी अनुभव के आधार पे आप लोगों के लिए बनाता हूँ। तो मेरे चैनल को आप लोग सपोर्ट करो, क्योंकि ये हर किसी के लिए है, कोई पेड नहीं है, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। मेहनत को रिस्पेक्ट दीजिए और इसको शेयर कीजिए यार। अच्छा, दूसरी बात, अगर आपके सपने हैं तो याद रखिए, सपने को पूरा करने के लिए एक्शन लीजिए। बिना एक्शन लिए सपना पूरा नहीं होगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग इतना ख़त्म करते हैं। आप इसको प्लीज़ नोट डाउन करें, नोट्स में बनाएं, और सारा कंटेंट को एक जगह रख करके उसको 2 से 3 बार पढ़ें, और यूट्यूब को बीच बीच में देखते रहें, ताकि आपका रिवीजन होते रहे। क्योंकि एक अच्छा पढ़ाने वाला जो टीचर होता है, वो यही कहता है कि आप कुछ करो या ना करो, रिविज़न ज़रूर करो, ठीक। और एक अच्छा पढ़ाने वाला टीचर अपना एफ़र्ट भी पूरा लगा देता है, जैसे कि मैं भी पूरा एफ़र्ट लगा देता हूँ। मैं, अगर आपको मेरा टीचिंग अच्छा लगता है तभी इसको आप अपने स्टेटस में डालें, वरना मत डालें। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि आप डालें, ठीक है। अच्छा लगता है तभी आप वॉच करें, तभी आप देखें, लेकिन लाइक ज़रूर करें, एक मोटिवेशन फ़ील होता है अंदर से। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, ठीक है। फिर आगे